हेलो गाइस, नेक्स्ट अप वी हैव इज़ आवर चैप्टर 5 दैट इज़ प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट वो कलेक्शन है किस चीज़ का जो हमें कोई भी नीड्स और सेटिस्फाई नीड्स को हमारी सेटिस्फाई करता है, हमारे वांट्स को सेटिस्फाई करता है। अब प्रोडक्ट हमारा फिजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, सर्विस भी हो सकता है और सिंबॉलिक एट्रीब्यूशन भी हो सकता है। प्रोडक्ट के कितने टाइप्स है? कोर, बेसिक, एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड और पोटेंशियल। कोर प्रोडक्ट होता है कि हम ये क्यों खरीद रहे हैं, हमारा बेसिक क्या है। जैसे अभी ठंड हो रही है तो कोट या फर कोट्स हम क्यों खरीद रहे हैं? ताकि वो हमें सर्दी ना लगे, वो हमारा कोर प्रोडक्ट है। अब बेसिक है क्वालिटी, अगर मैं कोट खरीदूंगी तो मैं ये बेसिक मान के चलूँगी कि वो हमें मुझे वार्म रखेगा, उसका जो क्लोथ का टेक्सचर है वो वार्म रखने वाला होगा। एक्सपेक्टेड क्या है कि गिवन थिंग हमारे पास क्या है, मतलब जब मुझे कोट लिया, ठीक है, वो कोर प्रोडक्ट था, बेसिक क्वालिटी था कि कपड़ा अच्छा है। अब एक्सपेक्टेड है कि मैं जो कोट लूँगी उसका लुक्स होगा जो वो आज के ट्रेंड को मैच करता होगा, मतलब वो सुंदर होगा, उस पर फर होगी, उस पर ये डिज़ाइन होगा, उसका ये कलर होगा। ऑगमेंटेड क्या है? बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। अब मैंने कोट ख़रीदा लेकिन उस कोट में क्या गर्म रखने के अलावा उसके अंदर मतलब वो रिवर्सिबल भी था, मैं उसको लेदर साइड से भी डाल सकती थी और फर साइड से भी डाल सकती थी। वो क्या था? वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो क्या है? बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। और पोटेंशियल होता है कि अपने प्रोडक्ट को हम ट्रांसफॉर्म कर सके, उसे इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सके, इस तरह से डिज़ाइन कर सके कि वो बाकी की कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से अलग दिखे। हमारे पास क्लासिफिकेशन है गुड्स और प्रोडक्ट का। अब 3 टाइप के गुड्स होते हैं जो टेंजिबल और ड्यूरेबिलिटी वाले होते हैं, कंज्यूमर गुड्स होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं। टेंजिबल और ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? इसमें भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल और सर्विसेज। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो एक टाइम के बाद एक कंजम्पशन के पास ख़त्म हो जाते हैं या जो डिप्लीट हो जाते हैं। जैसे हमने मान लो एक दूध का बॉटल लिया, वो मैंने पी लिया और वो ख़त्म हो गया। और उसी तरह से जैसे सोप है, मैंने लिया, वो 1 महीना चलेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? जो लॉन्ग टाइम तक चलते हैं। जैसे मैंने फ्रिज लिया तो मुझे पता है वो 5 से 10 साल चलेगा ही चलेगा, वो मुझे उतने बेनिफिट्स 10 साल तक देगा। जैसे सर्विसेज कौन सी होती है? वो प्रोडक्ट्स नहीं होते, वो कुछ फिजिकल नहीं होते, लेकिन वो क्या होता है, मेरे लिए एक टेंजिबल रोल प्ले करता है। जैसे मैंने मान लो अनअकैडमी का कोई सब्सक्रिप्शन खरीदा, वो मुझे पता है कि 1 साल तक वो मुझे देगा, वो मुझे वो सर्विसेज देगा। ठीक है। कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं? कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फाइनल कंजम्पशन के लिए बने होते हैं, जो इंडिविजुअल और हाउस होल्ड यूज़ कर सकते हैं, जिसको आगे, जैसे टेलीविजन है, रेडियो है, सिगरेट्स है। सिगरेट्स अगर आपने एक बार कंज्यूम कर ली तो आप उसको बार बार रिटेन नहीं कर सकते। कंज्यूमर गुड्स के भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है कन्वीनियंस गुड्स, शॉपिंग गुड्स, स्पेशलिटी गुड्स, अनसॉर्ट गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स कौन से होते हैं? जो हम बहुत फ्रीक्वेंटली खरीदते रहते हैं, जैसे चावल है, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, सिगरेट्स है। शॉपिंग गुड्स कौन से होते हैं? जो शॉपिंग गुड्स वो कंज्यूमर गुड्स हैं जो हम सिलेक्ट करते हैं और बाय करते हैं ओनली इन कंपैरिजन ऑफ बेसिस, जैसे कितना सूटेबल है। जैसे मैंने कोट खरीदा, मुझे लेदर का लेना है या फर का लेना है, उसकी क्वालिटी कैसी है, जैसे फॉल लेदर है या रियल लेदर है, प्राइस क्या है, मान लो 5,000 का है या 10,000 का है, उसका स्टाइल कैसे है, उसका स्टाइल ऐसे है जो एक बार चलेगा और अगले साल वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएगा। ये सब क्या है? हमारे शॉपिंग गुड्स है। अब स्पेशलिटी गुड्स कौन से होते हैं? स्पेशलिटी गुड्स वो होते हैं जो किसी हमारे स्पेशल पर्पस को फुलफिल करे। गुड्स विच हैव सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ बायर्स आर हैबिचुअली विलिंग टू मेक अ स्पेशल परचेजिंग एफर्ट आर नॉन एज स्पेशलिटी गुड्स। दे शुड पोजेस यूनिक फीचर्स और हैव अ हाई डिग्री ऑफ ब्रांड आइडेंटिफिकेशन और बोथ। कोई एक आधी बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है, जैसे रेमंड्स है, मुझे रेमंड से सूट बनवाना है अपने लिए, एक कोट पैंट बनवाना है, तो वो क्या है, मेरे लिए स्पेशलिटी गुड है, वो मेरे लिए स्पेसिफिक बना के देंगे, वो मेरी जो उस ब्रांड को आइडेंटिफाई करेंगे। अनसॉर्ट गुड्स कौन से होते हैं? जो लोग नॉर्मली सोचते नहीं है बाइंग का। दीज गुड्स नीड एडवर्टाइजिंग एंड मोर पर्सनल सेलिंग एफर्ट फॉर मेकिंग अ सेल। जैसे इंश्योरेंस हो गया, कफिन्स हो गया, फायर अलार्म्स हो गया। कफिन्स होते हैं, या जैसे हम होम सिक्योरिटी सिस्टम चलने लगा है अब, या जो कैमरा सिस्टम चलने लगा है अब। इंडस्ट्रियल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एंड कंज्यूमर के लिए नहीं बने होते, जो हमारे बिजनेस टू बिजनेस बने होते हैं। जैसे इक्विपमेंट हो गया, फिजिकल फैसिलिटीज़ हो गई, मशीनरी है। अगर मेरी मान लो पेंसिल बनाने की मशीनरी है तो वो हर घर में नहीं मिलेगी। मटीरियल एंटरिंग द प्रोडक्ट, जैसे रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करना, अगर रेमंड्स के लिए
मैं जो रेमंड्स को अगर मैं क्लोथ बेचती हूँ तो वो उनका रॉ मटेरियल है। सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेचना, फैब्रिकेशन पार्ट्स बेचना, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सप्लाईज जैसे फ्यूल, ऑयल, मैनेजमेंट मटेरियल जैसे स्टेशनरी, टाइपराइटर्स, ये एंड प्रोडक्ट्स भी है बट ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में भी काउंट होते हैं। अब प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है? प्रोडक्ट मिक्स होता है हमारा सेट ऑफ प्रोडक्ट्स होता है जो कंपनी ऑफर करती है सेल के लिए। ये कोई सिंगल प्रोडक्ट नहीं होता है। जैसे मान लो सैमसंग का, हम यहाँ पे सैमसंग का एग्जांपल लेके चलते हैं। सैमसंग सिर्फ फ़ोन नहीं बेचती है, सैमसंग सेट ऑफ प्रोडक्ट्स बेचती है, वो है हमारा प्रोडक्ट मिक्स। अब क्या होता है, ये प्रोडक्ट मिक्स का सिंपल डेफिनेशन है सेट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर फॉर सेल, या फिर दिस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स विच इज ऑफर्ड फॉर सेल। अब इसकी भी डायमेंशंस होती है फोर्थ। सबसे पहली होती है लेंथ, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। जैसे मान लो सैमसंग फ़ोन बेचता है, टीवी बेचता है, वॉशिंग मशीन बेचता है, डिश वॉशर बेचता है और कैमराज बेचता है, या और कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम मान लो। इसकी इसकी लेंथ क्या है? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स ऑफर। जैसे वो 10 टाइप के आइटम्स ऑफर करता है। विड्थ क्या है? नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन। नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन क्या होती है? जैसे मान लो मैंने फ़ोन है तो फ़ोन में भी किस किस टाइप का, अब फ़ोन के लिए क्या चाहिए, वो चार्जर भी बेचता है, ईयरफोन भी बेचता है, वो क्या है? एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन है। अब नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस हो सकती है। ऐसे एक वॉशिंग मशीन में भी बहुत सारे हो सकते हैं, ऑटोमेटिक हो गई, सेमी ऑटोमेटिक हो गई, फुल्ली हो गई। अब डेप्थ क्या है? वैरायटी इन ईच प्रोडक्ट लाइन। अब जैसे मैंने विद नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन है, मान लो फ़ोन्स में भी फ़ोन्स वाले उसमें भी मान लो चार्जर है तो चार्जर भी अलग अलग वैरायटी का हो सकता है। जैसे ब्लैक चार्जर, वाइट चार्जर, ब्लैक में 20 वॉट चार्जर, 40 वॉट चार्जर, मान लो क्या वायरलेस चार्जर, वायर चार्जर। ये क्या है? डेप्थ है, वैराइटीज़ है। कंसिस्टेंसी क्या है? रिलेशनशिप टू डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन, कि इसका डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन से क्या रिलेशन है। ये सब क्या आते हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक्स में आते हैं। ये इनका क्या है? रिलेशनशिप है। तो मैं कह सकती हूँ सैमसंग किस चीज़ की कंपनी है? मान लो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफर करती है। फिर आता है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसी को एक्सपेंड करना। जैसे मान लो पहले सैमसंग से फ़ोन्स और लैपटॉप्स और ये सब बनाती थी, अब वो सोचे कि वो रेफ्रिजरेटर भी बनाए। वो क्या है? एक्सपेंड करना, एडवांसमेंट करना। जैसे पहले कीपैड वाला फ़ोन बनाती थी, फिर टच वाला, फिर टच वाले के बाद फोल्डेबल, फिर डेवलप करना, मतलब फोल्डेबल फ़ोन में भी डेवलपमेंट्स लेके आना। अब जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है वो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में भी हो सकता है और वो एक नए प्रोडक्ट में भी हो सकता है। ये था हमारा प्रोडक्ट मिक्स। अब आता है हमारा प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग क्या होती है? जो हम नया प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, या जो हमने ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट में पढ़ा कि हम नया बना रहे हैं एग्जिस्टिंग। अगर एग्जिस्टिंग बना रहे हैं तो उसका बहुत सिंपल सा है कि आप उसमें एडवांसमेंट ले आओ, अलग टेक्नोलॉजी ले आओ, उसका कलर चेंज करो, ये सब। लेकिन अगर आप नया कोई लाइन लॉन्च करना चाहते हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हो, तो वो क्या होता है? एक्ट ऑफ मेकिंग आउट एंड सुपरवाइजिंग द सर्च, स्क्रीनिंग, development and commercialization of new product, the modification of existing lines and the discontinuing of marginal or unprofitable items। अब हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों कर सकते हैं? एक तो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हमें कंपटीशन में बने रहना है। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारा कस्टमर हमसे जुड़ा रहे, उसको जो चीज़ चाहिए वो वांट्स को सेटिस्फाई करे। इसीलिए भी हो सकता है, मान लो कोई एक लाइन है, मान लो एप्पल की एक लाइन थी, एप्पल का एक प्रोडक्ट था आईफोन 6s। अब लोग आईफोन 6s नहीं चाहते तो उस लाइन को क्लोज करना और नई लाइन को लेके आना। अभी क्या है? एक्ट ऑफ मेकिंग आउट एंड सुपरवाइजिंग द सर्च। मतलब आप सर्च करते हो कि कस्टमर की डिमांड क्या है, फिर हमने जैसे प्रोडक्ट सोचा हम ये लेके आते हैं, तो स्क्रीन करना मतलब कि ये बेस्ट रहेगा या ये बेस्ट रहेगा, ऑल्टरनेटिव्स देखना। फिर जो हमारा बेस्ट ऑल्टरनेटिव है उसे डेवलप करना। डेवलप करने के बाद प्रोडक्ट बन गया, उसको कॉमर्शलाइज करना। कॉमर्शलाइज क्या होता है? उसको मार्केट में लॉन्च करना, एडवर्टाइज करना। और जो एग्जिस्टिंग लाइंस है, मान लो सब लोगों को अब चाहिए कि उनके फ़ोन में ना ये सॉफ्टवेयर हो, तो एग्जिस्टिंग लाइन में वो सॉफ्टवेयर लेके आना, या वो अनप्रॉफिटेबल आइटम को डिसकंटिन्यू करना जो हमारे मार्केट की डिमांड अभी नहीं है। ठीक है। रोल ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है? रोल ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है कि इंश्योर करे प्रोडक्ट मिक्स मैच करे हमारे एनवायरमेंटल कंडीशन को, और जो ऑब्सोलेसेंस है उसको अवॉइड करे, और एनेबल द मार्केट टू कम्पीट इन न्यू, मतलब कंपटीशन बनाए रखे, रिड्यूस मार्केटर्स डिपेंडेंट अपॉन पर्टिकुलर एलिमेंट। ऐसे नहीं, मान लो एक आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे थे, जैसे वॉशिंग मशीन है। वॉशिंग मशीन अब मान लो लोग प्रेफर ही नहीं करते, लोग प्रेफर करते हैं कि वो फुली ऑटोमेटिक पे आ जाए। तो मार्केट में बने रहना ताकि आप सिर्फ एक ही उस पर डिपेंडेंट ना रहो।
जो एक्सेस कैपेसिटी है उसको फिल करो। मान लो 1 लाख लोगों को आप बेच सकते हो, लेकिन अभी आप 50,000 को ही बेच रहे हो, तो बाकी के 50,000 की नीड्स को भी सेटिस्फाई कर पाना लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब आता है हमारा न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। ये क्या है? सबसे पहले तो ये है हमारा न्यू प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। जो हमने प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी पढ़ी थी, तो अब वैसे ही नए प्रोडक्ट की भी स्ट्रैटेजी बनेगी कि हमें किस टाइप का प्रोडक्ट लाना है। जैसे सैमसंग है, मान लो सैमसंग पहले लैपटॉप्स में नहीं था, वो सिर्फ फ़ोन्स और ये सब बेचता था, तो अब मुझे लैपटॉप्स भी लॉन्च करने हैं। तो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाना कि मुझे किस टाइप का लैपटॉप लॉन्च करना है, उसमें क्या डिफरेंट लेके आना है, कैसे लॉन्च करना है। फिर उस आइडिया को जनरेट करना कि मैं मान लो फोल्डेबल लैपटॉप्स लेके आऊँगी जो टैबलेट भी बन सकते हैं और जो लैपटॉप की तरह भी। अब आइडिया स्क्रीनिंग, बहुत सारे आपके पास आइडिया जनरेशन आए होंगे कि आप फोल्डेबल लाओ, आप मिनी लैपटॉप लेके आओ, आप ऐसा लैपटॉप लेके आओ जो फुली टच स्क्रीन हो, जिसमें कीपैड हो ही ना, आपको अगर आप टाइप करना है वो भी टच में हो, ठीक है। फिर हमने अपना आइडिया स्क्रीन कर लिया। उसके बाद होता है कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। आपने जो आइडिया स्क्रीन किए, आपने वो रेलेवेंट टीम्स को भेज दिया, डिपार्टमेंट्स को भेज दिया कि इस टाइप का आप कोई प्रोडक्ट डेवलप करके आओ। अब वो आपने प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद, जैसे मान लो ये लैपटॉप बन गया फुली टच स्क्रीन वाला, अब उसकी टेस्टिंग होएगी, उसके रिव्यूज़ लेंगे कितना सक्सेसफुल है। फिर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की प्रोडक्ट तो सही है, फाइनलाइज हो गया हमारा, सैमसंग का लैपटॉप बन गया। अब इसको लॉन्च कैसे करना है, हमारा इसकी कॉस्ट जैसे 1 लाख रुपए है, तो ये हमारी टारगेट मार्केट कौन सी रहेगी? कॉरपोरेट्स रहेंगी या स्टूडेंट्स रहेंगे या इंडस्ट्रियल रहेगा। अब बिजनेस एनालिसिस लॉन्च होने के बाद भाई वो कितना प्रॉफिट दे रही है, 1 लाख रुपए का जो हमारा प्रोडक्ट है, जिसमें हमें 20,000 प्रॉफिट आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर हमारा लॉन्च हो गया, फिर 6 महीने बाद मैं ये देख रही हूँ कि इसमें ना इस टाइप का सॉफ्टवेयर ज़रूरी है, तो इस प्रोडक्ट को वापस से डेवलप करना, इसके सॉफ्टवेयर को टाइम टू टाइम डेवलप करना। टेस्ट मार्केटिंग क्या होती है? अब हमने जो प्रोडक्ट हमारा लॉन्च कर दिया, उसकी मार्केटिंग टेस्ट करना कि हमें ये प्रोडक्ट से वो परफॉर्मेंस मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, कि ये प्रोडक्ट फीजिबल है लोगों के लिए नहीं है, या कि दोनों साइड से हमने टच दे दिया, लोगों को टाइपिंग में प्रॉब्लम है, ये टूट रहा है, ये सब चेक करना। फिर कॉमर्शलाइजेशन एंड फाइनल लॉन्च। कॉमर्शलाइजेशन एंड फाइनल लॉन्च क्या होता है? ये हमारा फाइनल प्लान होता है प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग का, कि हमने इसको लॉन्च कर दिया, तो अब क्या है, आउटकम्स क्या है इसके रेगुलर इंटरवल्स पे, और प्रोडक्शन और सेलिंग प्रोग्राम्स कैसे हैं। मतलब हमने प्रोडक्शन तो कर दी, लेकिन सेल कहाँ कहाँ करनी है, और हमारा फाइनल प्लान क्या है इसको लेके। और हम रेगुलर इंटरवल्स पे आउटकम चेक करें। हमने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया तो हर वीक पे, हर मंथली बेसिस पे चेक करें कि रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं। अमेज़ॉन इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। अब आता है हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उसी तरह से होता है जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी आपने सुना होगा, जैसे रिसेशन है, पहले रिसेशन आया, फिर ग्रोथ हुई, फिर बूम आया, फिर रिसेशन आया, यही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऐसे ही चलता है। Designates the time frame from beginning of a product's development until the time it is taken off the market। मतलब जैसे मान लो कीपैड वाला फ़ोन था जो नोकिया का, ठीक है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुई होगी, तब वो नोकिया वाला फ़ोन आया। अब वो नोकिया वाला फ़ोन लोगों को पता नहीं था, फिर पता लगा, फिर 10 लोगों ने ख़रीदा, फिर 100 लोगों ने, फिर लोगों को पसंद आया। लेकिन उसके बाद क्या आ गया? टच स्क्रीन वाला फ़ोन आ गया, तो वो क्या हो गया? अब वो मार्केट में रहा ही नहीं। तो PLC डेजिग्नेट्स द टाइम फ्रेम। क्या करता है? टाइम फ्रेम बिगिनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अंटिल द टाइम इट इज़ टेकन ऑफ। अभी इसको एक्सप्लेन किया गया है, जैसे ये टाइम है। टाइम सबसे पहले सेल्स थी, जब हमने कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च किया होगा, जैसे मान लो iPhone 15 जब लॉन्च हुआ होगा, तो क्या वो एक ही दिन में 10,000 यूनिट्स उसकी बिक गई होंगी? नहीं। जब मैंने iPhone इंट्रोड्यूस किया गया होगा इंडिया में, तो वो बिक गया होगा? नहीं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के टाइम में धीरे धीरे सेल बढ़ी होगी, फिर उसके बाद लोगों को पता लगा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, फिर उसकी ग्रोथ हुई। फिर मैच्योरिटी क्या होती है? जब तक ग्रोथ हुई और लोगों ने अच्छे से ख़रीदा, उसके बाद एक टाइम आया होगा iPhone 3S से फिर iPhone 5 भी आ गया होगा, या 4S भी आ गया होगा। तब क्या होगा? iPhone 3 की क्या सेल्स क्या हो जाएंगी? डिक्लाइन, जैसे नोकिया की डिक्लाइन हो गई। ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सेल्स क्या थी? पहले बहुत कम थी लॉन्च के टाइम पे, फिर लोगों को पता लगा तो सेल्स बढ़ी। फिर एक मैच्योर टाइम ऐसा आया होगा जब उसने एकदम से बूम लिया होगा, बूम के बाद नया प्रोडक्ट भी लॉन्च हुआ होगा, तो वो क्या हो गया होगा? डिक्लाइन हो गया होगा। ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल।
ठीक है। यही इंट्रोडक्शन स्टेज, मतलब कॉमर्शियलाइजेशन स्टेज, जब प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, लोगों को पता लगा, लोगों ने देखा कि ये एक्सपेंसिव है या ये इस पे कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी हमने यूज़ की, लो लेवल यूज़ की या रिटेल लेवल यूज़ की या नेशनल लेवल यूज़ की हमने, इसका लॉजिस्टिक्स कैसा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा है। मान लो जैसे अगर आज फ़ोन लॉन्च ही हुआ है, ठीक है, मुझे ख़रीदना है, तो मान लो वो दिल्ली और मुंबई जैसी मेट्रो सिटीज़ में आ गया, लेकिन कोई लोकल बिहार की सिटी है या यूपी की सिटी है या असम है, वहाँ तो नहीं पहुँचा ना। जब थोड़ा सेल होने लगेगा, लोगों को पता लगेगा कि इसकी मार्केट बन रही है, तभी तो इन जगह पे पहुँचेगा। इन जगह पे पहुँचेगा तो प्रोडक्ट की ग्रोथ होगी, सेल्स बढ़ेगी। ग्रोथ स्टेज क्या होती है? माउथ टू माउथ इन्फ्लुएंस। मुझे बोला अरे यार आईफोन 15 खरीदो, वो अच्छा है, उसका कैमरा अच्छा है, वॉइस अच्छा है। मेच्योरिटी स्टेज क्या होती है? सेल्स ग्रोथ एट दिस स्टेज कंटिन्यूज बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। कि ग्रोथ स्टेज में एक बार तो आपकी बहुत हुआ बन गई, अरे आईफोन आईफोन आईफोन, फिर क्या होगा, लोगों को वो नॉर्मल लगने लगेगा। तो यहाँ क्या होगी, आपकी सेल्स हो रही होंगी लेकिन थोड़ा डिक्लाइन हो जाएगा और थोड़ा कंसिस्टेंट आ जाएगा। The last of the unsuccessful competing brands will tend to withdraw from the market. Due to this, sales are likely to continue to rise. अब क्या होगा, ऐसे ही जैसे आईफोन आया है वैसे ही उस टाइम सैमसंग भी आया था, बहुत सारे प्रोडक्ट आए होंगे, तो उन्होंने देखा कि अरे आपकी तो ग्रोथ बहुत बढ़े जा रही है, तो उन्होंने अपना प्रोडक्ट भी विड्रॉ कर लिया होगा। तो जब उन्होंने प्रोडक्ट विड्रॉ किया होगा, उनकी तो डिक्लाइन हो रही होगी, लेकिन आपकी एक बार को बढ़ रही होगी, लेकिन बढ़ते बढ़ते क्या होगा, आपकी भी डिक्लाइन हो जाएगी ड्यू टू कॉम्पिटिशन। अब डिक्लाइनिंग स्टेज वो स्टेज होती है जो फाइनल स्टेज होती है। इसके बाद प्रोडक्ट मार्केट से आउट हो जाता है। से उस क्या हो सकता है, टेक्नोलॉजी एडवांसेस की वजह से भी डिक्लाइन हो सकता है, ऑब्सोलीट हो सकता है गुड, और कंपटीशन बेटर प्रोडक्ट लेके आया हो सकता है, ये हो सकता है। सेल एट दिस ड्रास्टिकली डिक्लाइन एज द बायर स्टार्ट्स टू प्रेफर other product. If a product category is experiencing a decline, the marketer may choose to trim the product portfolio, drop the declining product, or plan to reintroduce brands with डिफरेंट प्रोडक्ट। इस टाइम पे आके क्या होता है, ब्रांड्स नया प्रोडक्ट लाने का सोचते हैं। अब मार्केटिंग डिसीजंस क्या होते हैं? मार्केटिंग डिसीजंस होते हैं एट दिस इंट्रोड्यूसरी स्टेज कंपटीशन इज गिवन नो इम्पॉर्टेंस। अब क्या होता है, इस स्टेज पे आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, तो क्या है, अभी आप कंपटीशन का नहीं सोचोगे, अभी आप ये सोचोगे कि आपका ही प्रोडक्ट थोड़ा स्टेबल हो जाए, आपको ही थोड़ी इतनी इंपॉर्टेंस मिल जाए। कंपटीशन पहले क्या होता है, जब हम कभी भी पढ़ रहे होते हैं, मान लो हम MBA के लिए पढ़ रहे हैं, अभी तो हम सब क्या है ना, पास होने के लिए पढ़ रहे हैं कि हाँ ठीक है हमारे 50 से 60% आ जाए, वही बहुत है ना। टॉप करने का तो बाद में सोचेंगे ना, जब पहले ये वाली स्टेज क्रॉस हो जाएगी। यही कॉम्पिटिशन है कि पहले आप अपना मार्केट वो मार्केट तो बना लो, तब जाके आप अपने राइवलरी के साथ खेलना, तब कंपटीशन करना। ओवरऑल स्ट्रैटेजिक फोकस क्या होता है, इस पे एम्फेसिस होता है मार्केट एस्टेब्लिश करने में। एट दिस फर्स्ट स्टेज एम्फेसिस इज लेड ऑन मार्केटिंग एस्टेब्लिशमेंट। एट ग्रोथ स्टेज क्या होता है, मार्केट पेनिट्रेशन एंड पोजीशन ऑफ मास मार्केटर। एक बार आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, मान लो मैंने एक बार अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तो अब मेरा फोकस किस पे होगा, मेरा फोकस होगा मैं अब अपना खुद का एक मार्केट एस्टेब्लिश कर लूँ, मेरी खुद की एक मार्केट हो। जैसे आईफोन का है, आईफोन ने जब लॉन्च किया, जिन्होंने एक बार आईफोन खरीद लिया वो फिर एंड्रॉयड पे नहीं जाएंगे, 90% लोग वापस से आईफोन ही खरीदेंगे। ये क्या है, मेरा मास मार्केट एस्टेब्लिश करना। जब पहले आईफोन लॉन्च हुआ था तो लोगों को नहीं पता था, फिर जब उनको पता लगा ये हुआ बन गया आईफोन, तो उन्होंने क्या किया, मार्केट पेनिट्रेशन किया, अपनी क्या थी, टॉप मार्केट में आने की कोशिश की। उन्होंने फिर परसेट किया कि मास मार्केट जो हो हमारा ही हो। क्रिएशन ऑफ ब्रांड लॉयलिटी, जो आईफोन ले रहे हैं वो आईफोन ही लेंगे। ब्रांड प्रेफरेंस फोकस्ड एट मैच्योरिटी स्टेज। एट द डिक्लाइन स्ट्रैटेजी, द स्ट्रैटेजी एम्स एट ओवरऑल प्रिपरेशन फॉर न्यूअल। जब क्या होता है, आईफोन 5S की सेल्स कम होने लगी, तो उन्होंने क्या सोचा, अब हम नया उसका अपडेटेड वर्जन लाते हैं, आईफोन 6 लाते हैं। फिर प्रॉफिट क्या है, इंट्रोड्यूसिव स्टेज पे आपको प्रॉफिट निकले। जब भी कोई नया बिजनेस खोलता है वो ये मान के चलता है अभी तो प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट ग्रोथ के टाइम पे थोड़ा थोड़ा शुरू होता है, क्योंकि डिमांड बनती है। मेच्योरिटी एज पे जाके क्या होता है, कंपटीशन, जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो आपके कॉम्पिटिटर्स भी सेम टाइप का प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, तो ग्रोथ लेवल पे तो आपका प्रोडक्ट बढ़ेगा, लेकिन क्या होगा, मैच्योरिटी लेवल पे आपका प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा डिक्लाइन होएगा, और डिक्लाइनिंग स्टेज पे क्या होगा, बिल्कुल ही आपका जो प्रोडक्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज बहुत मैटर करती है कि आपका प्रोडक्ट किसी एक सिलेक्टिव जगह पे मिल रहा है या हर जगह अवेलेबल है। ठीक है। इट बिकम सिलेक्टिव एंड हेंस लो एंड स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड।
अगर प्रोडक्ट आपका हर जगह अवेलेबल नहीं होगा तो आपकी सेल्स नहीं बढ़ेंगे। एडवर्टाइजिंग स्ट्रैटेजी, आप किस टाइप की एडवर्टाइजिंग को फॉलो कर रहे हो, आप पर्सनल सेलिंग फॉलो कर रहे हो या आप बहुत बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स कर रहे हो, बड़े बड़े बैनर्स, आईफोन्स के देखे होंगे आपने, हर हाईवे पे इतने इतने अट्रैक्टिव बैनर्स होते हैं, जो उनकी ऐड आती है इवन टीवी पे, वो इतनी इतनी हाई क्वालिटी होती है। तो ये सब क्या आपकी एडवर्टीजमेंट स्ट्रैटेजीज। तो लाइफ साइकिल क्या था, बेसिक यही था, इंट्रोड्यूस करोगे तो सेल्स कम होगी, प्रॉफिट कम होगा, ग्रोथ करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगा। मेच्योरिटी स्टेज पे कंपटीशन ने भी अब तक लॉन्च कर दिया होगा तो आपका प्रोडक्ट थोड़ा डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा, ये आपका पीक टाइम होगा, डिक्लाइनिंग पे आप अपना प्रोडक्ट बंद कर दोगे। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।